हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे ताकि और भी बच्चे हमारे पास जुड़ पाएं। आज हमारा ये लाइव सेशन होने वाला है। वैभव शुक्ला आ चुके हैं बच्चे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर पाए और आगे हम कंटिन्यू कर पाए क्लास को। बहुत बढ़िया, ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए बच्चों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मशीन डिजाइन चल रहा है, जिसमें डेली सुबह को 7 बजे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किया जाता था, जिसको कि आपके अपने फैजल सर आपको पढ़ा रहे हैं। और मशीन डिजाइन का आज ये लेक्चर नंबर 8 है। अब तक इसके 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें ये आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है डिजाइन फेलियर। तो डिजाइन फेलियर के अब तक आपने 2 पार्ट कवर कर लिए। डेट मींस डिजाइन फेलियर पर फैजल सर ने आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए थे। आज किसी जरूरी काम से सर प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो आज का लेक्चर मैं आपका लेने वाला हूं। आप सभी बच्चे मुझे जानते हैं पहले से, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे सॉम पढ़े होंगे, ठीक है। मैकेनिकल में मोस नाम से था सब्जेक्ट, और जो बच्चे नए हैं मैं उनका तहे दिल से वेलकम करना चाहता हूं जीटेक पॉली पर। एक बार बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है आज, है ना। ठीक है, देखिए, तो ये आपका बेटा डिजाइन फेलियर चैप्टर है, इसका आज ये पार्ट 3 है। अब तक आपने इसके 2 पार्ट कवर कर लिए। डेट मींस इस चैप्टर पर 2 लेक्चर आपने कवर कर लिए हैं। और आपके अपने जो फैजल सर हैं उन्होंने इस सेकंड चैप्टर को अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया था। एक बार मैं यहाँ पर बता दूं कितना कुछ आपने पढ़ लिया, फिर आगे थोड़ी सी बातें कर लेंगे, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे और बहुत मजा आएगा आपको आज के सेशन में, ठीक है। तो देखिए, ये बेटा आपका सबसे पहला पार्ट था इस चैप्टर का, जिसमें सर ने आपको यहाँ पर पार्ट 1 में बताया था जो डिजाइन फेलियर की थ्योरीज है ना, वो सर ने समझाई थी, ठीक है। थ्योरीज ऑफ फेलियर में सर ने आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पढ़ाई थी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी पढ़ाई थी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी पढ़ाई थी, इसके अलावा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी पढ़ाई थी। देन आफ्टर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी पढ़ाई गई थी। ये सभी थ्योरीज सर ने आपको पढ़ा दी थी। बाकी कुछ टॉपिक्स इसमें रिमेनिंग है अभी, जिसमें कि सर ने पार्ट 2 में ये टॉपिक इंक्लूड किए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स, जिसमें एक आपका डक्टाइल बिहेवियर आएगा मटेरियल का और दूसरा ब्रिटल बिहेवियर आएगा, ठीक है। इसके बाद सर ने एक और पार्ट इसका बनाया था, जिसमें सर ने डिजाइन अंडर टेंसाइल कंप्रेसिव एंड टॉर्जनल लोड्स बताया था। इसमें इलास्टिक लिमिट पढ़ेंगे आप, हुक्स लॉ पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसी पढ़ाऊंगा जो इस चैप्टर से रिलेटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, पहले तो मैं एक बार सब बच्चों से बात कर लूं, उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। बेटा मुझे आप एक बात बताइए स्टार्टिंग में ही, जो आपका मशीन डिजाइन सब्जेक्ट चल रहा है, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है, स्टार्टिंग में 2-3 मिनट बात करेंगे आपसे, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे और सब कुछ आज मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा। जितना कुछ कंटेंट रहेगा घर से कुछ नहीं रहेगा, सारा यहीं याद कर लेंगे, ठीक है। बताइए एक बार, मशीन डिजाइन सही चल रहा है आपका? कोई कैसी भी दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा पूछ लीजिए, ठीक है। उसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, अब तक सर ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, तो उनका ऑनलाइन फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा सा आपको सर के साथ में कोऑपरेट करते हुए चलना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिस बच्चे को भी कोई डाउट लगे पूछ लिया करें आप, ठीक है। और भी सर बेहतर से बेहतर इंप्रूवमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो काफी लंबे समय के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है, स्पेशली हमारा मन भी था। और जो आज का लेक्चर होने वाला है ये कुछ आपका मोस से रिलेटिव है। हालांकि मशीन डिजाइन में मैंने देखा था बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने मोस के अंदर पढ़े होंगे, और आज के पूरे लेक्चर में वही टॉपिक होने वाले हैं जो कि आपने मोस में पढ़े हैं, ठीक है। टॉम का कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बता दीजिए पढ़ने के लिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोशिश करेंगे हम जीटेक पॉली पर ही टॉम आपका स्टार्ट कर पाए। कुछ टाइम रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद कोशिश करेंगे यहीं आपको करा देंगे टॉम को भी। टॉम में ज्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को? मैं देखता था कमेंट्स, बहुत डिमांड थी टॉम की, कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, टॉम के बता रहे हैं बेटा, कुछ टाइम रुक जाइए, भी एक बार सर से बात कर लेंगे। एक्चुअली सर ऑफलाइन सेंटर पर थोड़े ज्यादा बिजी रहते हैं,
तो कम टाइम मिल पाता है उन्हें, जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है क्लास को अरेंज कर लेंगे, तो वो ये भी करा देंगे टॉम। ठीक है, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में बातें कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं आपके। ठीक है, और बच्चों को जल्दी से जोड़िए, अभी बहुत कम बच्चे हैं बेटा, 20-22 बच्चे हैं, कम से कम 100 प्लस तो होने चाहिए ना। मैंने पहले ही कल आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, आज क्लास लाइव होगी। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, तो सबसे पहले हम बेटा पढ़ने वाले हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लोड के बारे में, यानी भारों का वर्गीकरण। हालांकि लोड्स के बारे में आपने मॉस में पढ़ा था बेटा, जो लोड्स होते हैं हमने बहुत टाइप के पढ़े थे। ठीक है, लेकिन जो मशीन के ऊपर लोड काम करते हैं, या मैं यूं कहूं बेटा, या मैं यूं कहूं कि जो मशीन के एलिमेंट्स हैं उन पर जो लोड काम करते हैं वो ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये वाले 4 टाइप के, जिनमें सबसे पहला है आपका डेड लोड, दूसरा है बेटा लाइव लोड, और तीसरा है सडनली अप्लाइड लोड। ठीक है, ये, और चौथा इंपैक्ट लोड है। ये 4 लोड है। इसके अलावा आप कहेंगे सर हमने तो लोड के बहुत टाइप पढ़े हैं, जिसमें हमने टेंसाइल लोड पढ़ा है, कंप्रेसिव लोड पढ़ा है, इसके अलावा शियर भी पढ़ा है, बेंडिंग पढ़ा है, आपने बहुत तरह के लोड पढ़े हैं ना। लेकिन यहाँ पर जितने भी आपने पढ़े थे, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूबीएल, वे सभी लोड इन्हीं के अंदर आते हैं। मेन तो ये 4 हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लेना आप लोग, अभी सुनिए ध्यान से। मैं एक एक करके सभी लोड को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, और आपको कोशिश करनी है क्लास में याद करना है सब कुछ। ठीक है, सब कुछ मेरे साथ साथ याद करते चलेंगे, जहां डाउट होगा तुरंत मुझसे पूछ लेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे डेड लोड। ये थ्योरी पर ध्यान बाद में दीजिएगा, पहले मैं समझा दूं। ठीक है, देखिए जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाए बच्चे, तो सबसे पहले आप इसको समझिए, डेड लोड। डेड का मतलब क्या होता है? डेड मतलब होता है मरा हुआ, जो मृत हो चुका है, और जो मृत हो चुका है वो चल फिर नहीं सकता, इसीलिए इसको कहा गया है अचल, जो चल नहीं सकता। अब आप लोड को कैसे कहेंगे चल नहीं सकता? तो लोड को ना चलने से मतलब बेटा ऐसा कोई लोड जिसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो। मैंने क्या बोला? ऐसा कोई भी लोड जिसकी पोजीशन टाइम के साथ बदलती नहीं है, जो एक जगह फिक्स हो गया तो वहीं रहेगा, वहां से समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, यानी ना तो उसकी वैल्यू बदलेगी ना ही डायरेक्शन बदलेगी, वो जहां पर है वहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा लोड बेटा जिसकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होती, यानी टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होती, टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होती। पोजीशन चेंज नहीं होती से मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन बदलती नहीं है। ठीक है, जो है वही रहती है। एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से। एग्जाम्पल, जैसे आप जिस किसी भी रूम में बैठे हैं, अगर उस रूम में कोई बीम पड़ी हुई है, बीम, ठीक है, अब बीम के ऊपर छत बनी होती है, तो अगर बीम के ऊपर छत का जो लोड आ रहा है, या बीम छोड़िए दीवार है बेटा, दीवार के ऊपर छत लगी हुई है, तो छत का जो दीवार पर लोड आ रहा है ये एक डेड लोड है, यानी छत का जो भार है वो डेड लोड है, वो कहीं जाएगा नहीं, जहां पर है वहीं रहेगा। ठीक है, टाइम के साथ इसकी पोजीशन बदलेगी नहीं लोड की। ठीक है, तो ऐसा लोड क्या हो जाएगा आपका? डेड लोड। और एग्जांपल आप बताइए बेटा, और कुछ एग्जांपल्स बताइए कमेंट में, ताकि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके अच्छे से पढ़ पाए। डेड लोड का मतलब सबको समझ आ रहा है? डेड लोड मतलब हो गया कि ऐसा लोड जिसकी टाइम के साथ पोजीशन बदलती नहीं है, जो जहां पर है वहीं रहेगा, समय के साथ बदलेगा नहीं। एक आध एग्जांपल आप मुझे बता दीजिए डेड लोड के। एक मैंने आपको बता दिया, जैसे छत का जो बाहर आ रहा है दीवार के ऊपर, ये बेटा टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो डेड लोड की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। क्या है? एक भार को मृत या अचल भार कहा जाता है जब समय के साथ उसकी स्थिति मतलब मान तथा दिशा में कोई परिवर्तन ना हो, उसे कहते हैं हम अचल भार। सभी को समझ आ रहा है अचल भार? इंग्लिश में कह देंगे लोड इज सेड टू बी डेड लोड व्हेन देयर इज नो चेंज इन इट्स पोजीशन मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद टाइम, यानी टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में जब कोई चेंज नहीं आता तो उस लोड को कहते हैं डेड लोड। यहां तक सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो डेड लोड को डिफाइन कर पाएंगे अगर आपसे पूछ ले कोई डेड लोड क्या होता है? अब बेटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा लाइव लोड। डेड क्लियर हुआ? अब आते हैं लाइव लोड पर।
लाइव लोड क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं चल भार। अब चल भार का मतलब हो गया, चल भार का मतलब हो गया बेटा जो चल फिर सकता है। चल फिरने से मतलब क्या है, जैसे मैं अभी यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ ही टाइम बाद मैं सपोज इधर आ गया, तो मेरा जो लोड है कैसा है, लाइव लोड है। यहां से मैं यहाँ आ गया, ये क्या है, लाइव लोड, यानी टाइम के साथ मेरी पोजीशन बदल रही है, मेरी डायरेक्शन बदल रही है। समझ पा रहे हैं आप लोग बेटा? तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लाइव लोड। लाइव लोड में क्या होता है, टाइम के साथ, टाइम के साथ यानी समय के साथ, टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है, चेंज, ठीक है। यानी ऐसा लोड जिसकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है उसे कहते हैं लाइव लोड। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं सीधे, लिखा भी है, जब समय के साथ भार की स्थिति, स्थिति मतलब हो गया जिसमें मान आ जाएगा मैग्नीट्यूड और दिशा आ जाएगी यानी डायरेक्शन, इसमें जब परिवर्तन हो तो वह चल भार या परिवर्तनीय भार कहलाता है, ठीक है। व्हेन द पोजीशन मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए लोड चेंज विद टाइम, इट इज कॉल्ड लाइव लोड। लाइव लोड तक क्लियर है बेटा? लाइव लोड में कौन से लोड आ जाएंगे, जैसे ह्यूमन का भार आ गया, हमारा भार आ गया, ठीक है। इसके अलावा कोई चेयर है, एक जगह रखी हुई है, कुछ ही क्षण बाद आपने उसको दूसरी जगह उठा के रख दिया। टेबल है कोई छोटी सी, उस टेबल को आपने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये लाइव लोड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो लोड है बेटा तीसरा है अपना सडनली अप्लाइड लोड। अब एक बात मुझे बताइए, मेरा कॉमन सा क्वेश्चन है, जितने बच्चे भी लाए हैं सभी से क्वेश्चन है, आप मुझे ये बता दीजिए कि सडन लोड में और इंपैक्ट लोड, आगे एक और आएगा आपका इंपैक्ट लोड, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चे? सडन लोड में बताइए मुझे, सडन लोड में और इंपैक्ट लोड में क्या डिफरेंस है? सडन लोड एंड जो इंपैक्ट लोड होता है इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इन दोनों में डिफरेंस, क्योंकि हमने भी मोस के अंदर देखा था, लगभग सेम माना गया था दोनों को, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। कौन बच्चा बताएगा क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा है ये, बताइए बेटा, इसमें सडन लोड में और इंपैक्ट लोड में क्या डिफरेंस है? सडन मतलब होता है जो अचानक से लग जाए, और इंपैक्ट मतलब होता है एक तरह से संघट, यानी टकरा रही है कोई चीज किसी के साथ। इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, बता सकता कोई बच्चा? बताइए, सडन लोड और इंपैक्ट लोड में क्या डिफरेंस होता है? छोटा सा डिफरेंस आपको बता देना है मुझे। देखिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा, सामने दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा और इनकी डेफिनेशंस भी। सडन का मतलब तो समझ आ रहा है, जो अचानक से लोड लगता है, ठीक है, अचानक से, समझ पा रहे हैं? तो इसकी डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन दोनों में अंतर सुनिए ध्यान से। अंतर क्या है? जो इंपैक्ट लोड होता है ना बेटा, वो कुछ ही टाइम के लिए लगता है, कम टाइम के लिए, लेकिन उसका जो इफेक्ट पड़ता है किसी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये सपोज कोई भी आपकी बॉडी है, ठीक है, यहां पर ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी रखी हुई है, अब इस पर लोड आना है। एक तो हो गया जो अचानक से लोड आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, अचानक से जो लोड आता है वो थोड़े टाइम तक रहता है, मतलब कुछ समय रहेगा वो। अगर इंपैक्ट लोड की तुलना में बात करें तो जो आपका सडन लोड लगता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगता है, जबकि इंपैक्ट लोड कुछ ही टाइम के लिए लगता है। कुछ टाइम के लिए मतलब जैसे आपने एक हथौड़ा लिया, क्या लिया आपने? एक बेटा हथौड़ा लिया, ठीक है, यहां पर आपने ये क्या ले लिया? हथौड़ा, और इससे आप इसको ऐसे करके पीट रहे हैं। आपने क्या किया? एकदम से इस पे ऐसे करके लोड लगाया, लेकिन ये कैसा है, आप एक तरह से इसको टकरा रहे हैं, हैमर को क्या कर रहे हैं इसके ऊपर। ओके बच्चे, ठीक है राजीव, इंग्लिश हिंदी दोनों में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोल रहे थे हम, इंपैक्ट लोड का मतलब तो ये होता है अगर हमने हैमर से इसके ऊपर बहुत तेज क्या किया, ऐसे करके लोड लगाया, ठीक है, तो ये तो आपका इंपैक्ट लोड है जो कम समय के लिए लग रहा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है बॉडी पर, ठीक है। सडन लोड मतलब हो जाएगा अचानक से जो लोड लगता है। क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल सा है, पहले इसे पढ़ लीजिए एक बार आप, इसे पढ़िए क्या लिखा है। जब किसी अवयव पर, अवयव मतलब होता कोई भी एलिमेंट, जब किसी एलिमेंट पर अचानक से कोई बल लगता है और ये बेटा अधिक समय तक रहता है, तो ऐसे बल को कहते हैं हम आकस्मिक, यानी जो अचानक से सडन लोड लगता है, आकस्मिक या धक्का भार कहलाता है ये, ठीक है। When a force is suddenly applied on an element,
एंड स्टेज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये थोड़े लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। देन सच फोर्स इज कॉल्ड सडन और शॉक लोड, इसको सडन लोड कहते हैं। अब एक और आपको इसमें अच्छी बात बताते हैं दोनों में क्या है। देखिए, एक लोड आपने और सुना होगा जिसका नाम होता है ग्रेजुअल लोडिंग, सुना है सबने ये ग्रेजुअली लोड। ग्रेजुअली लोड समझते हैं, धीरे धीरे लगने वाला भार, जो धीरे धीरे भार लगता है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। क्या बेटा, धीरे धीरे लगने वाला भार। इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, धीरे धीरे लगने वाला भार कौन सा होता है। देखिए, अगर मैं ग्रेजुअली लोड की बात करूं जो धीरे धीरे लगता है, उसकी तुलना में जो सडन लोड लगेगा ना बेटा, इसमें 2 गुना स्ट्रेस जनरेट होता है, 2 गुना। कैसे होता है 2 गुना, ध्यान दीजिए सामने। जैसे ये कोई बॉडी थी बच्चे, ये कोई भी बॉडी है, इस पे आपने क्या किया, धीरे धीरे लोड लगाया, धीरे धीरे। पहले कोई लोड नहीं था, फिर धीरे धीरे आप लोड की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब इसमें जो स्टार्टिंग में लोड लग रहा था वो 0 था, बॉडी पर स्टार्टिंग में कोई लोड नहीं था, और बाद में क्या हुआ, पी लोड आ गया, पी। इसका मतलब अगर मैं दोनों का एवरेज निकालूंगा, एवरेज 0 प्लस पी अपॉन 2, तो ये p/2 हो गया। यानी इसका जो इफेक्ट है बॉडी पर आधा पड़ रहा है। किसका इफेक्ट, जो ग्रेजुअल लोड लगता है आपका, ठीक है, धीरे धीरे जो लोड लगता है। लेकिन यहीं अगर आप इस पर क्या करें, एकदम से लोड लगा दें, एकदम से मतलब आपने इस पर अचानक से लोड लगाया बॉडी के ऊपर, तो जितना लोड स्टार्टिंग में बॉडी ने फील किया, जितना लोड स्टार्टिंग में बॉडी ने फील किया, उतना ही लोड बाद में रहेगा अंत तक इस पे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो धीरे धीरे लोड लगता है, शुरुआत में आपने बहुत धीरे से लोड लगाया, बिल्कुल 0 था वैल्यू लोड की, तो धीरे धीरे बढ़ाते गए और वैल्यू पी तक पहुंचा दिया आपने, तो टोटल लोड का इफेक्ट कितना हो गया, एवरेज ले लो 0 प्लस p/2, यानी कि p/2 आ गया। वहीं अगर मैं सडन लोड की बात करूं, एकदम से लोड लगा दिया आपने, एकदम से मतलब शुरुआत में भी बॉडी के ऊपर इसका पी लोड आया और अंत तक पी लोड ही रहा, जितना शुरू में लगा अंत तक उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर p प्लस p/2 करेंगे आप, तो ये 2p/2 हो गया, 2p/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा p। यानी कि अगर आप देख पा रहे होंगे, धीरे धीरे जो लोड लगता है उसकी तुलना में इसका जो प्रभाव होता है डबल होता है, 2 गुना होता है। डेट मीन्स सडन लोडिंग में ग्रेजुअल लोडिंग के कंपैरिजन में बेटा 2 गुना स्ट्रेस जनरेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई में पूछा गया है। मैंने आपको स्ट्रेन एनर्जी में पढ़ाया था ना, तो स्ट्रेन एनर्जी में ये पॉइंट समझाया भी था अच्छे से, आप सबने पढ़ा होगा उसको सोम के अंदर। ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चे। क्या ध्यान रखेंगे, इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को, ये नोट पॉइंट, स्ट्रेस ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड इज 2 times when the same load is applied gradually। यानी अगर सेम लोड को हम धीरे धीरे ग्रेजुअली अप्लाई करें और उसी लोड को हम एकदम से अप्लाई करें सडनली, तो जो सडन लोड होता है ना, उसमें 2 गुना स्ट्रेस जनरेट होता है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट इट, इसको जरूर याद रखेंगे सभी बच्चे। क्लियर है बेटा, ये जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो नोट में लिखा गया है, अगर आपके एग्जाम में सडन लोड के बारे में पूछा जाता है तो ये पॉइंट आप लिख के आइएगा जरूर इसमें। ये सडन लोड के बारे में हो गया, मुझे लगता है सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं। एक और टाइप का लोड पढ़ा दें, फिर आपकी प्रॉब्लम सुन लेंगे। एक है बेटा आपका इम्पैक्ट लोड, ये बड़ा खतरनाक होता है, कम समय के लिए लगता है, लेकिन जब कम समय के लिए लगता है ना, तो बॉडी को तहस नहस कर देता है, बहुत डेंजर है ये लोड बहुत ज्यादा डेंजर होता है, ठीक है। इम्पैक्ट लोड जो होता है लिखा भी है। सबसे पहली चीज तो क्या है, इम्पैक्ट लोड जो होता है बेटा, ये एक मूविंग लोड होता है, ठीक है। इस लोड को किसी वेलोसिटी से लगाया जाता है, किसी इनिशियल वेलोसिटी से लगाया जाता है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए, तो क्या बोलेंगे, संघट्ट जो भार है बेटा, संघट्ट भार मतलब इम्पैक्ट लोड एक गतिमान भार है। गतिमान मतलब गति करता हुआ लगेगा ये, ठीक है, मूव करता हुआ लगाया जाएगा। और जब कोई भार किसी प्रारंभिक वेग के साथ कार्य करता है तो इसको हम कहते हैं संघट्ट भार, इसको कहते हैं इम्पैक्ट लोड। समझ पा रहे हैं, जब किसी वेग से कोई लोड लगे, यहाँ पर कोई बॉडी है, ये कोई वस्तु है, और इस वस्तु के ऊपर आपने यहाँ किसी हैमर से, किसी हथौड़े से ऐसे करके लोड लगाया, यहाँ पर किसी हथौड़े से लोड लगाया, तो एक मूव करके लोड लग रहा है, मूविंग लोड है ये, ठीक है। तो क्या है, गतिमान भार है। और जब प्रारंभिक वेग के साथ कोई लोड लगता है तो उसे कहते हैं संघट्ट भार। संघट्ट मतलब 2 वस्तु टकरा रही हैं आपस में, एक हमारे पास ये बॉडी है, दूसरा हथौड़ा इसके ऊपर डाला आपने, तो टकराया, दैट मींस इंपैक्ट लोड लग रहा है इसके ऊपर। क्या लग रहा है, इंपैक्ट लोड लग रहा है। क्लियर है सबको ये चीज, तो यहाँ पढ़िए आगे।
दो या दो से अधिक वस्तुओं के टकराने को संघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? संघट्ट। संघट्ट की क्रिया में वस्तुएं एक दूसरे पर बहुत कम समय के लिए और बहुत अधिक बल लगाती हैं। बेटा जब भी कम समय के लिए ज्यादा बल लग जाए ना, समझ जाओ इम्पैक्ट लोड लग रहा है। और ये भी कैसा? जब वस्तु टकराए यानी मूव करके लोड लगे। ठीक है, ये समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है बेटा? हाँ, इस तरह का अल्प समय के लिए लगने वाले बल या उससे उत्पन्न त्वरण का जो प्रभाव होता है वो अधिक समय तक लगने वाले अल्प बल से कहीं अधिक होता है। यानी एक बल तो ऐसा है जो कम टाइम के लिए लग रहा है लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है, वो है इम्पैक्ट लोड। दूसरा बल ऐसा है जो बहुत लंबे समय के लिए लग रहा है लेकिन उसका इफेक्ट कम देखने को मिल रहा है। मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सपोज अभी मैं खड़ा हूं, ठीक है, अब मेरे ऊपर आप वजन रख रहे हैं, कितना? लगभग आपने 50 किलो वजन रखा। ध्यान दीजिएगा, कितना? 50 केजी। ये तो काफी है, फिर भी 50 किलो अगर आपने मेरे ऊपर वजन रखा, पहले आपने क्या किया? उठा के धीरे धीरे रखा, धीरे धीरे रखा तो शायद मैं उसको सहन कर लूंगा, उसका कोई इफेक्ट मेरे ऊपर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। हाँ, वजन फील करूंगा, लेकिन 50 किलो है, हालांकि है तो काफी वेट, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मैं इसको सहन कर लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी लोड को आप एक ऊंचाई से गिरा दें मेरे सिर पर तो क्या होगा? क्या होगा? खत्म, टाटा बाय बाय। क्या होगा बेटा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये बहुत डेंजर लोड होता है। ठीक है, इससे बहुत खतरा रहता है क्योंकि एक ऊंचाई से गिर रहा है या फिर वेलोसिटी के साथ ये लग रहा है इंपैक्ट लोड, तो इसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा होगा। लगेगा तो बहुत कम समय के लिए, ऊपर से जैसे ही गिरा थोड़े से टाइम के लिए लगा, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा मेरे ऊपर। समझ पा रहे हैं? वहीं अगर आप इसको धीरे धीरे से मेरे ऊपर रखेंगे तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है? इंपैक्ट लोड कम समय के लिए लगता है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। वहीं किसकी तुलना में? जहां एक लंबे समय के लिए आपने लोड लगा दिया लेकिन वो धीरे धीरे लगाया है। समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है बेटा सभी को ये चीज? तो इंपैक्ट लोड को आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर लास्ट की लाइन यही लिखी है, इस प्रकार का भार अत्यंत खतरनाक होता है। एग्जाम्पल, हैमरिंग प्रभाव का, जो हैमरिंग प्रभाव भार है, ठीक है, हैमर कर रहे हैं आप, हथौड़े से पीट रहे हैं किसी चीज को, तो इंपैक्ट लोड हो गया। इसके अलावा लाठी चार्ज, लाठी चार्ज एक तरह का क्या है बेटा? इंपैक्ट लोड है। लाठी चार्ज समझते हैं? पुलिस जो लाठी चार्ज करती है वो भी इंपैक्ट लोड है। कम टाइम के लिए हो रहा है लेकिन बहुत तेज प्रभाव पड़ेगा उसका भी। ये कुछ जनरल एग्जांपल है, आप हो सके एग्जाम में मत लिखिएगा, आपको समझाने के लिए था। इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल को एग्जाम में। ये समझ आ रहा है? थ्योरी काफी सिंपल है, इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए क्या बताया था इंपैक्ट लोड आपको। इंपैक्ट लोड कैसा है बेटा? जो मूव करता है, ठीक है ना। इंपैक्ट लोड इज ए मूविंग लोड, मूविंग लोड है इंपैक्ट लोड। व्हेन ए लोड एक्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी, जब इनिशियल वेलोसिटी से कोई लोड एक्ट करता है तो वो आपका इंपैक्ट लोड होता है, देन दैट लोड इज कॉल्ड इंपैक्ट लोड। ठीक है, द मूविंग बॉडी स्ट्राइकिंग एनोदर बॉडी, यानी कोई भी मूविंग बॉडी है जो मूव करके आ रही है। मैंने एग्जांपल हैमर का दिया था, ये बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, ये बॉडी यहाँ पर है, इसके ऊपर आपने क्या किया? एक हैमर रखा है और इस हैमर से इसके ऊपर ऐसे करके हैमरिंग की, ठीक है, हैमरिंग की, तो दैट मीन्स ये मूविंग बॉडी है, इसके ऊपर आ रही है। द मूविंग बॉडी स्ट्राइकिंग एनोदर बॉडी, दूसरी बॉडी पर स्ट्राइक कर रही है, इज एन इंपैक्ट लोड। ये क्या बेटा? ये एक इंपैक्ट लोड है। एन इंपैक्ट लोड इज ए हाई फोर्स और शॉक अप्लाइड ओवर ए शॉर्ट टाइम। ये क्या है बेटा? ये एक हाई फोर्स है, एक ज्यादा तेज लगने वाला फोर्स है जो कम टाइम के लिए लगता है, शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, शॉर्ट टाइम पीरियड। व्हेन टू और मोर बॉडीज कोलाइड, जब आपस में टकराती हैं दो बॉडीज, ठीक है, कम टाइम के लिए, सच ए फोर्स और acceleration usually has a greater effect than a lower force applied over a proportionality longer period। यानी कि अगर कोई लोअर लोड है, कोई लोअर फोर्स यानी कम फोर्स है जो बहुत लंबे समय के लिए लग रहा है, उसकी तुलना में ये शॉर्ट टाइम के लिए जो लोड लगता है इसका ग्रेट इफेक्ट देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर है आप सबको? इंग्लिश में भी दिस टाइप ऑफ लोड इज एक्सट्रीमली डेंजरस, ये बहुत ज्यादा डेंजर लोड होता है। ठीक है, आप नोट इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं, हैमरिंग इज इंपैक्ट लोड, लाठी चार्ज इज एन इंपैक्ट लोड। ये इंपैक्ट लोड हो गया। समझ आ रहा है? मोहम्मद अफन सर, आप ही मशीन डिजाइन पढ़ाइए। अब बेटा फैजल सर भी आपको बेहतर पढ़ा रहा है, मैं देखता हूं उनका डेमो लेक्चर भी,
और उनका मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, अभी इनिशियल टाइम है ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा अंतर आता है। स्टार्टिंग में आप हमें भी एकदम से पसंद नहीं करते थे, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली हमारा टाइम बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है, सिविल वाले बच्चों की बहुत सारी क्लासेज रहती हैं, जेई के लेक्चर्स भी रहते हैं, पूरा मैनेजमेंट भी देखना होता है, थोड़े बिजी हो जाते हैं, बट बीच बीच में आते रहेंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, रिवीजन क्लास में जरूर आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे चले, लोड के बारे में समझ गए। अब अगला टॉपिक आएगा आपका डक्टाइल बिहेवियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैंने 4 टाइप के आपको लोड समझाए। पहला डेड लोड, यानी टाइम के साथ जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। दूसरा बेटा लाइव लोड, टाइम के साथ जिसकी पोजीशन बदल जाती है। तीसरा सडन लोड, जो अचानक से लगता है और एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लगेगा, ठीक है। उसमें स्ट्रेस जो जनरेट होते हैं वो 2 गुना होते हैं ग्रेजुअल लोडिंग की अपेक्षा। इसके बाद आपको समझाया इंपैक्ट लोड। इंपैक्ट लोड कम टाइम के लिए लगेगा लेकिन बहुत अधिक उसका प्रभाव होता है और वो एक मूवेबल लोड होता है। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं? अब इसे समझेंगे। बच्चों की संख्या कम क्यों भाई? जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो सेशन को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। आगे सुनिए, अब आएगा आपका डक्टाइल बिहेवियर ऑफ मटेरियल। डक्टाइल जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है डक्टाइल का मतलब क्या होता है। डक्टाइल जिसे आप लोग हिंदी में तन्यता या तन्य कहते हैं, तन्य व्यवहार। डक्टाइल मतलब तन्यता। क्या होता है डक्टाइल, कौन बताएगा? सबसे पहले बताइए। डक्टाइल का मतलब क्या है बेटा? जैसे ये कोई मटेरियल है, ये क्या है? ये कोई मटेरियल है, ध्यान दीजिएगा सामने, ये कोई मटेरियल है, पदार्थ है, ठीक है। ये कोई पदार्थ है, पदार्थ। अब ये जो पदार्थ है बच्चे, अगर आप इस पदार्थ पे टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, कैसा टेंसाइल मतलब इसको पकड़ के खींच रहे हैं, आप इसको पकड़ के खींच रहे हैं, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, और आप इसको टेंसाइल लोड लगा के तान रहे हैं। तन्ने मतलब तानना, किसी चीज को खींच देना, ठीक है। तन्ने मतलब क्या होता है? तानना या फिर खींच देना, ठीक है। तो आपने इसको टेंसाइल लोड लगा के खींच रहे हैं। अब टेंसाइल लोड लगा के हाथ से तो खींच नहीं सकते, अगर कोई बॉडी सॉलिड है तो आप मशीन से भी इस पे टेंसाइल लोड लगा सकते हैं, यूटीएम मशीन की सहायता से। आप सब जानते हैं यूटीएम मशीन के बारे में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होती है, तो उससे आप पकड़ के इसको खींच रहे हैं। जब खींचेंगे और खींच के अगर आप इस बॉडी को पतले वायर के रूप में, क्या बेटा? थिन वायर, अगर आपने इसको थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया, पतले तार के रूप में, इसमें पतले, अगर आपने इसको पतले तार के रूप में बदल दिया, पतले तार के रूप में, तो ये जो मटेरियल है ये कहलाएगा डक्टाइल मटेरियल। और इसकी जो ये प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये पतले तार के रूप में बदल जा रहा है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी। क्या कहलाती है? डक्टिलिटी, ठीक है। तन्यता, हिंदी में कहते हैं तन्यता, तन्यता, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है। सबको क्लियर है ये चीज? डक्टिलिटी क्या होती है या डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं? बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलें। अब देखिए डक्टिलिटी के बारे में तो डेफिनेशन थी छोटी सी। अच्छा एक चीज और बता दें, डक्टिलिटी और ब्रिटल मटेरियल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं ना, मैंने कहा रबर, अब जिन बच्चों ने सोम पढ़ा है उनको तो पता है रबर कौन सा मटेरियल है, ये सब जेई में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। रबर जो होता है वो डक्टाइल है या फिर बेटा या फिर ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब भंगुर, ब्रिटल मतलब भंगुर, या ब्रिटल है या डक्टाइल है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसको तो हम पकड़ के खींच लेंगे आराम से, ये डक्टाइल है। नहीं बेटा, इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है, रबर एक ब्रिटल मटेरियल होता है। डक्टाइल मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिनकी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, मान लिया बढ़ रही है, लेकिन जब वो टूटेंगे तो उनकी लंबाई बड़ी ही रहेगी। उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन बना रहेगा, ऐसा नहीं वापस लौट के आ जाएगा, इलास्टिक नहीं, ठीक है। क्या होगा? अगर उसमें डिफॉर्मेशन आ गया तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, हालांकि कुछ हद तक वापस आ सकता है, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट मैं आपको बताने वाला हूं। डक्टाइल मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन कितनी लिमिट तक होता है? इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन यानी इसमें जो स्थायी विरूपण हो जाता है, परमानेंटली बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, पतले तार के रूप में बन जा रही है बॉडी, तो इसमें जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा बेटा 5% या इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर 5% से ज्यादा हो रहा है, मतलब शुरुआत में इसकी लंबाई सपोज
कितनी थी, सपोज 100 mm थी शुरुआत में मान लो, या 100 सेंटीमीटर थी, और बाद में जाकर के ये अगर 105 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होने के बाद टूट रहा है तो ये डक्टाइल मटेरियल होगा। ठीक है भाई, टॉम की क्लास के बारे में बता तो ये बच्चे कुछ टाइम लगेगा अभी, एक ही जैसा कमेंट मत कीजिए। तो समझ पा रहे हैं आप लोग, परमानेंट डिफॉर्मेशन जिसमें 5% या इससे ज्यादा होता है वो मटेरियल आपके कहलाते हैं बच्चे डक्टाइल मटेरियल। इसीलिए रबर एक ब्रिटल मटेरियल है, अगर आप उसे रबर को खींच रहे हैं, ठीक है खींच जाएगा, लेकिन टूटने के बाद वहीं आ जाएगा फिर से, जबकि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं टूटने के बाद भी इनकी लंबाई बढ़ी रहती है। ठीक है, तो इसको हम एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से समझते हैं। किससे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। तो ये पॉइंट सबको समझ आए। डक्टाइल बिहेवियर ऑफ मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं, वे मटेरियल जिन पर आप टेंसाइल लोड लगा करके इनको पतले तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। और यह प्रॉपर्टी जिसके कारण ये पतले तार के रूप में बदल जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। और डक्टाइल मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन की वैल्यू 5% या इससे ज्यादा होती है। अगर इससे कम डिफॉर्मेशन हो रहा है, इससे कम डिफॉर्म होकर बॉडी टूट रही है, तो वो ब्रिटल होगी। ठीक है, आगे चलें। बहुत बढ़िया। तो इसको मैं एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के माध्यम से इसका बिहेवियर समझा रहा हूं, जिसमें मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताने वाला हूं माइल्ड स्टील के लिए। किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। लिख सकते हैं आप, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील जानते हैं ना, मृदु इस्पात। ठीक है, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील अकेला ऐसा मटेरियल है, देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जेईई के, आप और अधिक संख्या में होते तो और मजा आता पढ़ाने में। डक्टाइल मटेरियल, ये जो स्टील है ना बेटा, ये इकलौता ऐसा मटेरियल है जिसमें 2 यील्ड पॉइंट मिलते हैं, यील्ड पॉइंट 2 मिलते हैं। बाकी आप कोई सा भी मटेरियल ले लो, 2 यील्ड पॉइंट किसी में नहीं मिलते, अकेले इसमें 2 यील्ड पॉइंट मिलेंगे, एक अपर यील्ड दूसरा लोअर यील्ड। ठीक है, इसमें जो आपका माइल्ड स्टील होता है, मैं एक बार आपको इसका ग्राफ थोड़ा समझा दूं। सपोज ये है बाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, इस पे आपने क्या किया, एक्स एक्सिस पे तो बेटा स्ट्रेन लिया, स्ट्रेन, ये पूरा का पूरा सोम है, मुझे देख करके अब पता चला था इसमें बहुत सारी चीजें सोम की हैं, यानी जो मोस था मैकेनिकल में। ये आपने इस साइड को क्या ले लिया, स्ट्रेस, इधर को स्ट्रेन। स्ट्रेस ये किसने बनाया था, सॉरी ये किसने बनाया था, इस पर आपको एक स्टोरी भी हमने समझाई थी जिसमें हुक्स लॉ बताया था, हुक्स और यंग के बारे में पढ़ाया गया था ना आपको ये। ठीक है, इसमें क्या था, एक माइल्ड स्टील की रॉड ली गई थी, इसको बनाने से पहले क्या लिया, एक माइल्ड स्टील की रॉड ली गई थी। रॉड किसकी बेटा, ये माइल्ड स्टील की रॉड है, माइल्ड स्टील की रॉड है ये, और इस पर लोड लगाया गया था, लोड। ठीक है, शुरुआत में कोई लोड नहीं लगा था, 0 लोड था यहाँ पर। इसके बाद हमने यहाँ पर सपोज 1 kg लोड लगाया तो 1 mm लंबाई बड़ी थी, हमने 2 kg लोड लगाया 2 mm लंबाई बड़ी थी, 3 kg लोड लगाया 3 mm लंबाई बड़ी थी, यानी जितना लोड लगा रहे थे उसी अनुपात में लंबाई बढ़ती चली जा रही थी। तो लोड पर यूनिट एरिया हो जाता है आपका स्ट्रेस, और चेंज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो जाता है स्ट्रेन। तो यहाँ मैं लोड लगा रहा हूं उसको समझें स्ट्रेस, जो लेंथ बढ़ रही है उसको समझेंगे आप स्ट्रेन। ठीक है, तो जिस अनुपात में लोड लगा रहे हैं उसी अनुपात में लंबाई बढ़ रही है। तो यहां से हमें एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व मिला, यहां तक का, यहां तक हमें क्या मिल गया बच्चे, यहां तक मिल गई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सपोज ये पॉइंट O था और ये पॉइंट A है। ठीक है, यहां तक, तो ये जो पॉइंट A है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, यानी यहां तक जो है स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे समानुपात में है इस OA जोन में। जो OA जोन दिख रहा है ना, इसमें बेटा जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। यहां तक की बात क्लियर। अब यहाँ पर जब प्रैक्टिकल चल रहा था तो इसमें क्या हुआ, जितना लोड लगा रहे थे उसको हटाया करते थे, फिर जैसे हम लोड हटाते थे ये बॉडी अपनी फिर से ओरिजिनल लेंथ को गेन कर लेती थी, यानी जितनी इसकी पहले डायमेंशन थी ना वहीं आ जाती थी। फिर से हमने 1 किलो लोड लगाया, 1 mm लंबाई बढ़ी, इसको हटा लिया, फिर से पदार्थ वहीं पहुंच गया। 2 kg लगाया, 2 mm लंबाई बढ़ी, इसको हटाया, फिर से मटेरियल वहीं पहुंच गया। तो ये क्या हो रहा था, ये काम आपका यहाँ तक हो रहा था। इसके अलावा आपने क्या किया, आगे फिर सपोज और लोड बढ़ाया, लाइक डेट आपने
4 kg लोड बढ़ाया और 4 kg लोड बढ़ाने पर 4 mm लंबाई नहीं बढ़ी, इस बार 3.2 mm ही बढ़ी। यानी अब जिस अनुपात में बढ़ रही थी उस अनुपात में लंबाई नहीं बढ़ी, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं रहा, समानुपात में नहीं रहा। लेकिन जब हमने 4 kg का लोड भी यहां से हटाया तब भी मटेरियल पीछे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जा रहा था। तो पदार्थ का एक ऐसा गुण, जब उस पर आप लोड लगाएं तो लंबाई बढ़ जाए, लोड हटा लें तो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाए, इसे क्या कहते हैं बताइए? बताइए क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा, 4 kg लोड लगाने पर लंबाई 3.2 mm बढ़ी, यानी इसी अनुपात में नहीं बढ़ी। लेकिन यहाँ पर हमने ये जो 4 kg का लोड आया है, इस लोड को हटाने के बाद मटेरियल पीछे लौट जा रहा था, लेकिन अगर इससे थोड़ा भी ज्यादा लगा रहे थे लोड, उसके बाद मटेरियल वापस लौट के नहीं आ रहा था। डेट मीन्स यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें मिला 4 kg वाला, ये हमें मिल गया इलास्टिक लिमिट पॉइंट। कौन सा मिल गया? इलास्टिक लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पर थोड़ा सा कर्व को टेढ़ा करना है, इस साइड को हल्का सा यूं, ठीक है। और ये जो पॉइंट हमें मिला इसको कहते हैं बी पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है अपना बेटा इलास्टिक लिमिट पॉइंट। यहां तक मटेरियल पीछे वापस लौट आएगा, लेकिन यहाँ के बाद से अगर आपने इस पर और लोड बढ़ाया तो पदार्थ जो है अपनी ओरिजिनल अवस्था में नहीं आएगा। ये एक अंतिम लिमिट पॉइंट हो गया, यहां तक का जोन आपका ये वाला इलास्टिक जोन हो गया, ओ से लेके बी तक का। यहां तक जो भी लोड लगाएंगे उसे हटा लेंगे तो पदार्थ अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद से अगर आपने लगाया लोड तो पदार्थ फिर वापस नहीं आने वाला, ठीक है, फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो यहां से आगे क्या होगा, यहां से आगे इधर एक पॉइंट मिलेगा आपको जो है बी पॉइंट। क्या मिलेगा? बी पॉइंट, सॉरी बी तो हो गया, सी पॉइंट। यहां मिलेगा एक पॉइंट सी, ठीक है। लेकिन यहां तक आपने क्या देखा, सी पॉइंट तक जो लोड लगाया तो पदार्थ वापस लौट रहा था, लेकिन पूरी तरह वापस नहीं आ रहा था, ठीक है, लौट रहा था मगर पूरी तरह से वापस नहीं लौट पा रहा था वो। इसीलिए इतने बीच का जो जोन है इसको इलास्टोप्लास्टिक जोन कहते हैं। यहाँ पर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी देखी गई, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी देखी गई, इसलिए इसको इलास्टोप्लास्टिक जोन कहा जाता है। मटेरियल वापस तो आ रहा था, पूरी तरह वापस नहीं आ पा रहा था, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद से क्या हुआ, सी पॉइंट पर आकर पदार्थ पूरी तरह से इलास्टिक से प्लास्टिक में बदल गया। अब इसके बाद आपने लोड लगाया तो बिल्कुल वापस आएगा ही नहीं, थोड़ा भी वापस नहीं लौटेगा। अगर आप लोड लगाना तो छोड़ो, इस पॉइंट के बाद से आप अनलोडिंग कर रहे हैं, लोड को हटा रहे हैं, लोड अगर आप हटा रहे हैं उसके बाद भी लंबाई बढ़ती चली जा रही है। आपने लोड नीचे लाएंगे, लोड को नीचे लाया, आपने हटाया लोड को, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी लेंथ बेटा बढ़ रही है। देख रहे हैं आप लोग, लोड को नीचे ला रहे हैं लेकिन इधर को फिर भी बढ़ता जा रहा है, हल्का हल्का इधर को क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, स्ट्रेन फिर भी बढ़ रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पर पदार्थ के ऊपर से लोड हटा लें फिर भी उसमें स्ट्रेन आता जाए, वो पॉइंट होता है यील्ड पॉइंट। इस पॉइंट को कहते हैं यील्ड पॉइंट, पराभव बिंदु, ठीक है। पराभव बिंदु आपने बहुत पढ़ा होगा, यील्ड स्ट्रेस, पराभव प्रतिबल, यील्ड स्ट्रेस, तो वो यील्ड स्ट्रेस यही वाला यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है। यहां से पदार्थ कैसा हो गया, इलास्टिक से पूरी तरह प्लास्टिक हो गया। लेकिन एक जगह जाके जब आपने लोड हटा लिया, एक जगह जाकर के कहीं पे ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ जहां से कि ये जो लोड है, लोड तो कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन लंबाई बढ़ती चली जा रही है। लोड आपने कांस्टेंट कर दिया, लोड यहीं पर रोक दिया, अब नहीं हटा रहे आप, फिर भी लंबाई बढ़ती चली जा रही है आपका बेटा। ये वाला जो जोन आया है ये, इसको कहते हैं परफेक्ट प्लास्टिक। ये परफेक्ट प्लास्टिक है, आप लोड नहीं बढ़ा रहे फिर भी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। ये परफेक्ट प्लास्टिक जोन आपको मिला है। और जब पदार्थ आगे बढ़ता चला जा रहा है तो यहाँ पर जाकर के इसके अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, जिससे एनर्जी इकट्ठा कर लेगा। ये एनर्जी इकट्ठा करने के बाद पदार्थ के अंदर और ताकत आ जाएगी। अब इस पर आपको फिर से लोड लगाना पड़ेगा, फिर से लोड लगाएंगे और ये जो पदार्थ है ना बेटा, ये अपनी अल्टीमेट क्षमता तक लोड को सहन कर लेगा, अल्टीमेट तक, इससे भी ऊपर तक पॉइंट जाएगा, यहाँ तक, कहीं तक, EF तक। तो ये इसकी अल्टीमेट सामर्थ्य हो गई। अब इससे ज्यादा इसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, अब इसके बाद पदार्थ टूट जाएगा, इसके बाद नहीं सह पाएगा, टूटेगा एकदम नहीं, पहले इसकी गर्दन झुकेगी, नेकिंग पॉइंट मिलेगा। नेकिंग पॉइंट मतलब लोड हटा रहे हैं फिर भी लंबाई बढ़ रही है, नेकिंग पॉइंट यहाँ मिला, और यहाँ के बाद जी पॉइंट पर आके टूट गया, पदार्थ टूट गया, ये ब्रेकिंग पॉइंट हो गया, फ्रैक्चर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है एक्चुअली माइल्ड स्टील के लिए। तो ये डक्टाइल बिहेवियर को शो करता है, पदार्थ डक्टाइल था,
तभी तो पहले लंबाई बड़ी 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 बढ़ती गई, बाद में बहुत पतला पदार्थ हो गया, तब जाके वो टूटा है। ये मटेरियल आपको डक्टिलिटी बिहेवियर शो कर रहा है, इससे ज्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये मैंने आपको कर्व समझाया है, यही कर्व आपका यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। ओ पॉइंट है, ओ से ए तक का जोन आपका बिल्कुल लीनियर है, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप इसमें। आरेख से स्पष्ट है कि पदार्थ एक निश्चित सीमा, कौन सी निश्चित सीमा, पॉइंट को नाम दिया है पॉइंट ए, जिसे हम बेटा समानुपाती सीमा प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहते हैं। ये जो ए पॉइंट है यहाँ तक क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, बिल्कुल सीधा समानुपात में है स्ट्रेस स्ट्रेन के, ठीक है। यहाँ तक हुक के नियम का पालन होता है, पदार्थ यहाँ तक हुक के नियम का पालन करेगा, इस सीमा के बेहद करीब, इसके बहुत पास में ही हमें प्रत्यास्थ सीमा प्रदर्शित होती है, जो कि पॉइंट बी से दिखाई गई है, पॉइंट बी, ये वाला इलास्टिक लिमिट पॉइंट। इस बिंदु तक पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, यहाँ तक प्रत्यास्थता रहती है, इलास्टिसिटी का गुण रहता है, ठीक है। इसके ठीक बाद पदार्थ में स्थायी विरूपण होने लगता है, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगता है, और पॉइंट सी पर पदार्थ जो है बेटा प्लास्टिक अवस्था में आ जाता है। इस पॉइंट सी पर जाके प्लास्टिक अवस्था में आ गया, पॉइंट सी आपका यील्ड पॉइंट है, ठीक है, प्लास्टिक अवस्था में आ जाता है। इस स्थिति में पदार्थ बिना भार में वृद्धि किए ही लंबाई में खिंचता चला जाता है, भार आप हटा रहे हैं फिर भी खिंचता ही जा रहा है, यहां से डी से भी आगे खिंचता ही जा रहा है, ठीक है, खिंचता चला जाता है, और भार हटा लेने पर पदार्थ अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आता, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। टेलीग्राम पर पीडीएफ जरूर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा कर्व जो मैंने समझाया है इसी के बारे में यहाँ लिखा है, पढ़ लीजिएगा आप, सोम में भी इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें इतना ही। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा ब्रिटिल के बारे में, ब्रिटिल के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। संख्या कम होती चली जा रही है लगातार, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम डेली नहीं आते आपके सामने, कभी कभार आते हैं, उसमें भी अपना प्यार नहीं दिखा रही है, गलत बात है। ब्रिटिल बिहेवियर ऑफ मटेरियल। अब ब्रिटिल बिहेवियर क्या होता है, ब्रिटिल मतलब जानते हैं भंगुर, भंगुर मतलब पदार्थ कोई ऐसा जिस पे आपने बल लगाया वो डायरेक्ट टूट जाए, लंबाई बढ़े ही ना एकदम से टूट जाए। जैसे चौक देखा है, चौक जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिख के पढ़ाते हैं मास्टर साहब, चौक, उस चौक को अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ऐसे पकड़ के खींच दो टूट जाएगा, लेकिन वो टूट जा रहा है मगर उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही, बिना डिफॉर्मेशन के टूट रहा है, बिना किसी परमानेंट डिफॉर्मेशन के जो पदार्थ टूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए उसके। अगर कांच है, कांच देखा है, कांच, आप कांच को ऊपर से पक्के फ्लोर पे गिरा दो, चकनाचूर हो जाएगा, क्या उसकी लंबाई बढ़ेगी? नहीं, जितनी लेंथ थी उसी लेंथ में टूट जाएगा वो। डेट इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल। एक ऐसा पदार्थ जिस पर लोड लगाने के बाद बिना किसी परमानेंट डिफॉर्मेशन के टूट जाए, उसे कहते हैं ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। बिना किसी परमानेंट डिफॉर्मेशन के अगर कोई पदार्थ टूट जा रहा है, ठीक है, ऐसा पदार्थ जो बिना किसी परमानेंट डिफॉर्मेशन के टूट जाए उसे कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में अगर थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन हो भी जा रहा है तो 5% से ज्यादा नहीं होगा कभी भी। इसीलिए रबर जो है, रबर एक ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल। हालांकि इलास्टिक तो है ये, लेकिन डक्टाइल नहीं है, ब्रिटल है। ब्रिटल क्यों है? क्योंकि लंबाई बढ़ तो जरूर रही है, लेकिन टूटने के बाद अगर आप देखेंगे तो वहीं आ जाती है जहां पहले थी। दैट मीन्स परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हुआ इसमें, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन चेक करना है, केवल डिफॉर्मेशन नहीं, परमानेंट, जो एक बार बढ़ गया तो बढ़ ही गया, फिर घटेगा नहीं, ठीक है। तो वो अगर जिस पदार्थ में ना हो और पदार्थ टूट जाए उसे कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। रबर इज ए ब्रिटल मटेरियल। एक ग्लास हो गया, कांच, आपका कास्ट आयरन भी हो गया। कास्ट आयरन के लिए मैं ग्राफ आपको यहाँ समझा देता हूँ, कास्ट आयरन का ग्राफ मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप पीडीएफ से इन चीजों को जरूर पढ़ लेना। ये देखिए कास्ट आयरन का ग्राफ, बेटा सारे ग्राफ आपको पता होने चाहिए। ब्रिटल मटेरियल होता है कास्ट आयरन, आप सबको पता होगा। कास्ट आयरन क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। इसमें क्या होता है, कोई पदार्थ है ना, यहाँ से यहाँ पर पहले तो हुक के नियम का पालन करेगा नहीं, ये हुक के नियम का पालन नहीं करता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो ग्राफ बनेगा स्टार्टिंग से कर्व की फॉर्म में बनेगा और यहाँ जाते ही सीधे टूटेगा, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको ब्रेकिंग पॉइंट मिलेगा, फ्रैक्चर पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे जाते सीधे, यहाँ पर भंजन हो गया,
भंजन मतलब ब्रेक हो गया पदार्थ आपका, ब्रेक हो गया, टूट गया, ठीक है, डायरेक्ट ही टूट रहा है, सीधे ही यहां से टूट गया सीधे, कोई आपको मिला ही नहीं इधर उधर का कुछ और। ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये कास्ट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। इसमें आप समझ सकते हैं ये क्या है बेटा, ये आपका ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। इसकी थ्योरी लिखी हुई है, आगे मैं समझा देता हूं आपको। थ्योरी ये लिखी हुई है, देखिए क्या है, ढलवा लोहे के लिए प्रतिबल विकृति आरेख, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये। देख पा रहे हैं, यहां से गया सीधे, ऐसे गया, ऐसे गया और डायरेक्ट जाके टूट गया। सीधे हमें भंजन पॉइंट मिला है, इसमें कोई अदर पॉइंट नहीं मिला, डायरेक्ट पदार्थ टूट गया, इसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ना ही ये हुक के नियम का पालन करता है, ठीक है। हुक साहब को बहुत बुरा लगा था ये बात, ये पालन ही नहीं करता उनके नियम का। पढ़ सकते हैं अब इसमें क्या लिखा है, पढ़िए। कांच या ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन के व्यवहार को भी हम प्रतिबल विकृति आरेख चित्र द्वारा समझा जा सकता है। भंगुर पदार्थों पर भार लगाने पर वे बहुत कम विकृति होने पर ही असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। यदि भंगुर तथा तन्य पदार्थ के प्रतिबल विकृति आरेख की हम तुलना करें तो इनसे स्पष्ट होता है कि जो तन्य पदार्थ होते हैं, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, उनके लिए असफल होने से पहले पदार्थ में अपेक्षाकृत अधिक विकृति होती है, जबकि भंगुर पदार्थ में क्या बताया था, भंगुर पदार्थ में बहुत कम विकृति होती है। तन्य पदार्थ के लिए प्रतिबल विकृति आरेख में हमें यील्ड पॉइंट भी मिलता है बेटा, यील्ड पॉइंट हमें बहुत बड़ा मिलता है, जबकि दो यील्ड पॉइंट मिलते हैं। आपको दिखाया था दो यील्ड पॉइंट, सी वाला डी वाला, ये अपर यील्ड पॉइंट, ये लोअर यील्ड पॉइंट, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यील्ड पॉइंट आपको नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ा होता है तथा भंगुर पदार्थों के लिए क्षेत्रीय नगण्य होता है, यानी नेग्लिजिबल, इसमें यील्डिंग रीजन होता ही नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, इसी तरह पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। थ्योरी क्लास है, इससे ज्यादा एफर्ट क्या ही देंगे इसमें। भंगुर पदार्थ के लिए यंग मापांक और जो अल्टीमेट स्ट्रेस के मान होते हैं, इनमें बहुत अधिक अंतर रहता है, ठीक है। डिजाइन के लिए बेटा, डिजाइन के लिए ये वाला अंतर बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। तन्य पदार्थ अधिक, जो तन्य मतलब होता है बेटा आपका डक्टाइल, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल यील्डिंग और स्ट्रेन रखते हैं बहुत ज्यादा, जबकि जो भंगुर पदार्थ होते हैं अचानक, ये देखिए अचानक और बिना पूर्व चेतावनी के फेल हो जाते हैं। और यही कारण है हम बिल्डिंग में ज्यादातर स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि स्टील डक्टाइल मटेरियल है, टूटने से पहले वार्निंग जरूर देगा, लंबाई बढ़ेगी तभी टूटेगा। जबकि अगर वहीं पे हम कोई कास्ट आयरन अगर आप यूज कर लेते तो डायरेक्ट टूट जाता, लंबाई बढ़ती नहीं उसकी, ठीक है, वो ब्रिटिल हो जाता है। समझ आ रहा है सबको? हाँ, तो ध्यान रखेंगे, इसी कारण से हम जो स्टील होता है इसको स्ट्रक्चरल मेंबर के रूप में ज्यादा यूज करते हैं। ये आपका ब्रिटिल बिहेवियर हो गया। मुझे लगता है अब आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे दोनों में डिफरेंस। अब आपके आगे के पॉइंट ये सब हैं जो आपको इस चैप्टर में बचे हुए हैं, इन पॉइंट को हम और समझ लेते हैं। फाइनली आपका पार्ट 2 जो था वो भी कंप्लीट हो गया पूरा 47 मिनट्स में। दैट मीन्स मैं जो आपको बता रहा था ये पार्ट 2 ये आप समझ चुके। पार्ट 1 ये फैजल सर ने आपको करा दिया था, ये वाला सर ने करा दिया था। पार्ट 2 आपका ये पूरी तरह कवर हो गया। हमने लोड्स का क्लासिफिकेशन कर लिया, डक्टाइल बिहेवियर कर लिया मटेरियल का, और ब्रिटिल बिहेवियर भी कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपका अब आएगा पार्ट 3। पार्ट 3 आपका अब आएगा आगे। उससे पहले थोड़ा सा आपसे 1-2 मिनट बात कर लें ताकि इंटरेस्ट बढ़ जाए आपका और आपकी बात भी सुन ले। आप कुछ पूछना तो नहीं चाह रहे, पीडीएफ भी दे दो टेलीग्राम पर, पढ़ाने के बाद देंगे ना बेटा। राजीव पहले कैसे दे देंगे? क्लास खत्म हो जाए जस्ट बाद ही आप पीडीएफ ले लेना, वहां से नोट्स बनाना आराम से, यहाँ समझने पर फोकस किया करें। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ की टेंशन ना लें। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछिए, उसके बाद हम अपना ये थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। आज ही के लेक्चर में फिनिश कर देते हैं थ्योरी, और कोशिश करेंगे कल भी क्लास हम ले लेंगे, उसमें न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है। थ्योरी ऑफ फेलियर फिर से समझा दीजिए सर। क्यों बच्चे समझ नहीं आया? थ्योरी ऑफ फेलियर पहला पार्ट ये वाला, ये सभी थ्योरी आपको समझ नहीं आई? ये वाली थ्योरीज, ये वाली इंपोर्टेंट है भाई, बहुत इंपोर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पार्ट 1 फिर से समझने की डिमांड हो रही है, कोशिश करेंगे, ठीक है। रिवीजन टाइम पे समझ लेंगे, एक बार खत्म करा दें, ठीक है, खत्म करा दें फिर समझवा देंगे, या अभी आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अब परेशान ना बचिए, दोबारा रिपीट करेंगे लेकिन रिवीजन में। अभी आप पीडीएफ से देख के लिखिए, थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए, वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको? ये तो पूरा ही सोम का पार्ट था, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं।
तीसरे पार्ट पर कुछ पूछना है किसी को? किसी को कुछ पूछना है? अभी लाइव चल रहा है, उसके बाद रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको ये, ठीक है? क्योंकि लेक्चर हमें लेना था, सोचे बच्चों से मुलाकात करने, लाइव हो जाएगा, कुछ बात भी कर लेंगे। कुछ पूछना है, आगे बढ़े? क्या पूछ रहे हैं वैभव? हाँ, लेक्चर रिकॉर्डेड ये बेटा, ये अभी लाइव चल रहा है, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देंगे आपको, ठीक है? कुछ पूछना तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पार्ट थ्री में देखिए, यस, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? ओके, टॉम की क्लास, हम 3 दिन से लगातार टॉम की डिमांड देख रहे हैं। इसे जल्दी खत्म करते हैं, फिर टॉम पर आ जाना, अभी आज नहीं, आने वाले टाइम में, ठीक है? देखिए इलास्टिक लिमिट तो आप समझ गए थे, मैंने आपको कर्व बना के समझाया था। देख क्या क्या पढ़ना आपको इसमें, इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, लीनियर एंड लेटरल स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट। इनको सोम में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। जिन बच्चों को और भी अच्छे से इनका ज्ञान लेना है, सोम का लेक्चर देख लेना, जिसमें हमने सबसे पहला ही चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बाई जीटेक पॉली डाल देना, सारे टॉपिक आपके सामने होंगे, बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाए गए थे। बाकी मैं यहाँ भी आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सभी चीजों को, ध्यान से आप सुनिएगा। अच्छा, ये सब टॉपिक कितने बच्चों को आते हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए, दिखा दीजिए हाथ एक बार कि सर ये सारे टॉपिक हमें आते हैं। जितने बच्चे लाइव हैं सभी बता दीजिए, सारे टॉपिक आते हैं सबको? अगर किसी ने कहा नहीं आते तब सोच लीजिए, उसको नहीं आते होंगे जो जीटेक पॉली पर सोम नहीं पढ़े थे, अदरवाइज सबको आते होंगे। हाथ खड़ा करेंगे कितने बच्चों को ये सारे टॉपिक आते हैं? अरे थम्स अप कुछ भी कहिए मुझे, ठीक है? देवेंद्र को आते हैं, बहुत बढ़िया। संतोष कुमार को आते हैं, चलो सबको आते हैं तो फिर आ जाओ फिर सामने। विक्की पांडे, रेगुलर रहेगी बेटा क्लास, चिंता ना करें। सारे टॉपिक अगर आते हैं आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक्चुअली मशीन डिजाइन में है सिलेबस में, इसलिए इनको पढ़ा रहे हैं। आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे तो उसका भी एक सेशन कर लेंगे। बहुत बढ़िया, सबके आ रहे हैं। वैभव शुक्ला, क्वीन, यस सर, ओके। सौरभ सिंह, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं इलास्टिक लिमिट। मैं केवल समझा दे रहा हूँ, बाकी पीडीएफ आपको नोट्स में दे देंगे, ठीक है? जल्दी से समझिए इलास्टिक लिमिट क्या होता है। अभी मैंने आपको एक कर्व समझाया था, अगर आपको याद हो तो। ये हो गया आपका स्ट्रेन, ये हो गया आपका इधर स्ट्रेस, ठीक है? यहां तक आपको बताया था, यहां तक एक सीधी लाइन मिलेगी आपको, यहां तक एक सीधी लाइन मिलती है ये वाली, जिसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट कहते हैं। ये ए पॉइंट मिला है, ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट होता है। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे हल्का सा टेढ़ा करके बनाएंगे पॉइंट, ये पॉइंट बी मिल जाएगा, बी पॉइंट, ठीक है? तो ये जो पॉइंट बी आपको मिला है, एक एस, देखिए ध्यान से सुनिए, कोई पदार्थ था, एक बार रिपीट करें, बस 2-2 मिनट लेंगे हर टॉपिक पर, जल्दी से खत्म कर देंगे, ठीक है? एक लोड लगाया आपने, इस पर लोड लगाया, लोड लगा के आपने क्या किया, लंबाई बढ़ा रहे हैं। आपने 1 kg का लोड लगाया, 1 mm लंबाई बढ़ी, आपने लोड हटाया, पदार्थ फिर से वापस लौट गया, ठीक है? फिर आपने और लोड बढ़ाया, लंबाई उसी अनुपात में और बढ़ी, लेकिन आपने लोड हटाया, फिर से वापस लौट गया ये पदार्थ, ठीक है? आपने और लोड लगाया, लंबाई उसी अनुपात में बढ़ी, ठीक है? आपने लोड हटा लिया, पदार्थ फिर से ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया। तो यहां तक, जहां तक ये सीधे अनुपात में चल रहा था, ये लास्ट का पॉइंट ए मिल गया। इसके बाद से जैसे ही आपने 4 kg का लोड लगाया, अब लंबाई आपकी 3.2 mm बढ़ी, अब आपकी लंबाई उस अनुपात में नहीं बढ़ी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको बी पॉइंट मिला, इस पॉइंट तक अगर आपने जहां तक लोड लगाया 4 kg तक का, इसको हटाया, तो फिर से पदार्थ वापस ओरिजिनल शेप और साइज में लौट जा रहा था। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा भी ज्यादा बल लगा रहे हैं, अगर आप 4.1 kg फोर्स भी लगा रहे हैं, ठीक है, 4.1 kg फोर्स भी आपने लगाया, तो इसके बाद से हो जाएगा इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन, या फिर मैं कहूं इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। वापस तो आएगा, पूरा वापस नहीं आएगा, ठीक है? इसमें क्या होगा,
इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि अब पूरी तरह वापस से नहीं आने वाला लौट करके 4.1 kg भी अगर आपने लगा दिया तो यहां तक तो क्या हुआ, यहां तक समान अनुपात में बढ़ रही थी लंबाई। डेट मीन्स जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है ये एक दूसरे के सीधे समानुपाती थे। स्ट्रेस स्ट्रेन क्या थे, एक दूसरे के सीधे समानुपाती थे। कहां तक, अप टू पॉइंट ए, अप टू पॉइंट ए तक, पॉइंट ए तक। इसलिए इस पॉइंट ए का नाम रखा गया था प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, प्रत्यास्थता सीमा बिंदु। यह प्रत्यास्थता सीमा बिंदु हो गया, यहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन सीधे समानुपात में है। लेकिन पॉइंट बी का जो नाम रखा गया, पॉइंट बी का, इसका नाम रखा गया इलास्टिक लिमिट पॉइंट, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। इसका नाम इलास्टिक लिमिट पॉइंट क्यों रखा, क्योंकि इस पॉइंट तक अगर आप किसी पदार्थ पे बल लगा रहे हैं और फिर बल हटा लेते हैं तो पदार्थ अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में लौट आ रहा है। लेकिन इसके बाद अगर आपने थोड़ा भी लोड लगाया तो पदार्थ अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है एक इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। तो हम इलास्टिक लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट का मतलब हो गया कि एक ऐसी लिमिट जिस लिमिट तक अगर आप किसी पदार्थ पर बल लगाते हैं तो पदार्थ से बल हटाने के बाद वह अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। लेकिन अगर इससे थोड़ा भी ज्यादा बल लगाया तो पदार्थ अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आएगा। तो ये लिमिट कहलाती है इलास्टिक लिमिट। क्लियर है सभी को। इसके बाद अगला आपका हुक्स लॉ है, अगला हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ में क्या है, हुक्स लॉ में यही चीजें सेम टू सेम। इसमें क्या होता है, ये आपकी स्ट्रेन, ये स्ट्रेस, ठीक है, ये है स्ट्रेस, ये है स्ट्रेन, और यहां तक पॉइंट ओ से लेके और जो पॉइंट ए था, पॉइंट ओ से लेके और जो पॉइंट बच्चे ए मिल रहा था पॉइंट ए, यहां तक ये प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट है। ठीक है, पीछे लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिख रहे इसे। यहां तक जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या बन गया ये, ठीक है, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस, स्ट्रेस में लिख दो यहां पर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक का इतना सा नियम है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये कहां तक रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। अब चूंकि सबने पढ़ रखा है, मैं जस्ट रिवीजन के तौर पे आपको बता रहा हूं। अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, ये प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट तक रहता है। समानुपाती सीमा बिंदु के भीतर, समानुपाती सीमा बिंदु के भीतर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है, इसे हुक का नियम कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल ई आता है, ये स्मॉल ई है, तो यहाँ से आपको ये जो फॉर्मूला मिला, यहाँ से आप एक कैपिटल ई का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, जो कि डायरेक्ट स्ट्रेन अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन आता है, जिसे हम कहते हैं बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता मापांक, या इसको यंग प्रत्यास्थता मापांक भी आप कह सकते हैं। ये यंग प्रत्यास्थता मापांक या प्रत्यास्थता मापांक होता है, मापांक। ठीक है, जिसको कैपिटल ई से हमने रिप्रेजेंट किया है। ये सबको समझ आ रहा है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करते चलते हैं। इसको थ्योरी में आपको दे देंगे, सबने पढ़ा हुआ है पहले से। वही आ गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी आपको बताया अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया आपको, हुक के नियम के अनुसार, हुक के नियम के अनुसार स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती है, प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती है। तो बराबर करेंगे तो कैपिटल ई आएगा, इनटू में स्मॉल ई, तो कैपिटल ई बराबर आ गया सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। अगर इसको मैं वर्ड की फॉर्म में लिखूं तो ई बराबर हो जाएगा आपका स्ट्रेस, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, जैसे आप कहते हैं सीधा प्रतिबल, मैं बोल रहा हूं साथ साथ सीधा प्रतिबल, और नीचे ई मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल, सॉरी विकृति। ठीक है, तो ये या बिल्कुल कुछ भी ना याद रहे तो इतना लिख दीजिएगा प्रतिबल बट्टे विकृति,
इतना तो सबको याद रहेगा, प्रतिबल बट्टे विकृति। अब चूंकि आपको पता है विकृति की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ इसकी कैपिटल ई की यूनिट क्या होगी, कैपिटल ई की यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जो स्ट्रेस की यूनिट है वही इसकी यूनिट रहेगी, क्योंकि इस विकृति की स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां तक सबको समझ आ रहा है बेटा? सारी बात बता देंगे, जेई के बारे में भी थोड़ा सा लास्ट में बता देंगे, पहले इन्हें जल्दी से खत्म करते हैं फिर बात कर लेंगे फटाफट से। केवल 15 मिनट का समय दें हमें, बस 15 मिनट, ठीक है, कर लेंगे। इसे समझ आ रहा है सबको, बच्चों वाले ये सब चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ, अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट स्ट्रेस था, आपने देखा था डायरेक्ट स्ट्रेस वो सीधे समानुपाती था लीनियर स्ट्रेन के। लीनियर कह दो या लॉन्गिट्यूडनल, एक ही मतलब होता है। लीनियर स्ट्रेन यानी जो रेखीय विकृति होती है, लीनियर स्ट्रेन के, ये आपने देखा था। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ये आपने हुक के नियम में भी देखा, लेकिन यहाँ कह रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कहते हैं कर्तन मापांक। अब यहाँ कर्तन शब्द आ गया, कर्तन मतलब शियर, तो यहाँ डायरेक्ट स्ट्रेस की जगह आ जाएगा शियर स्ट्रेस। कर्तन मतलब शियर, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा शियर स्ट्रेन के। बेटा ये पॉइंट छोटे छोटे हैं, लेकिन जेईई एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ये, ठीक है। शियर स्ट्रेन के हिंदी में कहते हैं कर्तन, कर्तन प्रतिबल जो होगा, कर्तन प्रतिबल ये सीधे समानुपाती होता है कर्तन विकृति के, कर्तन विकृति के, ठीक है। बिल्कुल हुक के नियम की तरह ही याद रखना, बस इसमें कर्तन शब्द जोड़ देना है डायरेक्ट और लीनियर की जगह पर। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ जब बराबर लगाते हैं, इसमें आपने बराबर लगाया था तो क्या आया था, इसमें बराबर लगाने पर कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई आया था। इसमें क्या आएगा, कैपिटल जी आता है और इंटू में फाई। हमें कैपिटल जी चाहिए, कैपिटल जी जो होता है इसको कहते हैं हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता मापांक या कर्तन मापांक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका टाउ अपॉन में फाई। ये आ गया बेटा आपका यहां से निकल के, ये आगे निकल के आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसे शियर मॉडुलस भी कह देते हैं। यहां से आप ये वाली चीज हटा देना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, इतना आप लोग याद रखिएगा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या बन जाएगी, जी बराबर शियर स्ट्रेस, क्या बन जाएगा बच्चे, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, इन दोनों के अनुपात को हिंदी वाले बच्चे क्या बोल देंगे, कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक कहते हैं। समझ आ रहा है? हाँ बहुत बढ़िया बताया है बेटा, देवेंद्र ने आंसर दिया, शियर स्ट्रेस का मापांक को ही, अच्छा को ही कहते हैं। बेटा पूरा लिखिएगा, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के अनुपात को कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसका दूसरा नाम शियर मॉडुलस, ठीक है। इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके यूनिट भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही होती है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। बहुत बढ़िया, शियर, हाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस, ये हो गया इसका फॉर्मूला, याद रहेगा सभी को। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, लिख देंगे परिभाषा, अनुपात है दोनों का ये। नेक्स्ट है आपका वल्क मॉडुलस। चलिए हमारे बोलने से पहले फटाफट बता दीजिए इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे, इसका डेफिनेशन या इसका फॉर्मूला बताइए जल्दी से, क्या होता है इसका फॉर्मूला, बताएगा कोई बच्चा, क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला, जल्दी बताइए, पता है किसी को, कम ऑन डू फास्ट, बोलिए। चलिए मैं लिख देता हूं, देखिए इसको कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस सीधा प्रतिबल जो कि सिग्मा होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस जिसे आप हिंदी में कहते हैं सीधा प्रतिबल, ठीक है। और नीचे आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसे हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं आयतन विकृति, आयतन विकृति। स्टार्टिंग में सबने हाथ उठाया था, सर हमें आता है, हमें आता है, अब कहां गए सब,
याद नहीं आ रहा, आ जाता याद, आप सामने होते ना तो हम सब याद दिला देते आपको 2 मिनट में। ठीक है, याद आना चाहिए। कैसे पढ़ते हो जो याद ही नहीं आ रहा है? ऐसी पढ़ाई बेकार है जिसे याद ना रख पाए। हालांकि लंबे समय तक भूलते क्यों है पता है आपको? क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते। रिवीजन बहुत जरूरी होता है, सबको करना चाहिए। ठीक है, अगर हम रिवीजन करना छोड़ देना तो पढ़ाई नहीं पाएंगे कभी। बी ऑनेस्ट, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी चीज का हो। अगर आप किसी को लगातार 21 दिन तक याद करना छोड़ दें तो भूल जाएंगे पक्का। ठीक है, हाँ, और ऐसी पढ़ाई के ऊपर ले लें इस चीज को। अगर आप लगातार 21 दिन तक कोई टॉपिक नहीं याद करते हैं तो ज्यादा चांस रहेंगे उसे भूलने के। आपको रिवीजन एक बार जरूर चाहिए ही चाहिए। तो कोशिश किया करें, आपको सोम के नोट्स बनवाए गए थे उन्हें पढ़ें, क्योंकि मैंने अभी मशीन डिजाइन की बुक देखी थी। आधे से ज्यादा चीजें आपको इसमें मोस्ट वाली हैं। ठीक है, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। तो कोशिश करिए उन चीजों को रिवाइज किया करें जो आगे आपके लिए हेल्पफुल। मैं पढ़ा रहा था तब भी कहा था सिविल वालों के आरसीसी में, मैकेनिकल वालों के डिजाइन में बार बार यूज होगा सॉन्ग। तब सुना था लेकिन ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए आप ही ये बैच लिया कीजिए। हमें ऐप पर बहुत ज्यादा क्लासेस लेनी होती है बच्चे। कोशिश करेंगे बीच में आते रहा करेंगे। ठीक है, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। फैजल सर भी, हम भी, पूरी टीम हमारी आपके साथ रहेगी पूरी तरह से। एग्जाम टाइम पर और धमाल मचाएंगे, सब लोग मिलकर पढ़ाएंगे आपको, लेकिन आपका स्कोर अच्छा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए समझ गए आप लोग? तो सीधा प्रतिबल, और ये मतलब क्या है इसका? अब जब भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात होती है, बॉडी आ जाती है 3D। कैसी बॉडी आ जाती है? 3D बॉडी। ठीक है, जिसमें 3 डायमेंशन होती है, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो या थिकनेस भी हो। इन तीनों में चेंज जो होता है, या मैं सीधे सीधे एक सिंगल शब्द से बोल दूं, आपने आयतन पढ़ा है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई या ऊंचाई पढ़ा है ना? इस तरह से तो हो गई बेटा आपकी वॉल्यूम हो गया। डेल्टा भी हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा भी क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, ये बहुत डिटेल में आपको चीजें पढ़ाई थी और मुझे लगता है आप सबने सॉम अच्छे से पढ़ा था, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान चीजें हो जाएंगी। तो वॉल्यूम में डायरेक्ट स्ट्रेस तो सिग्मा हो गया, सिग्मा आपने डायरेक्ट स्ट्रेस लगाया। ठीक है, सिग्मा, जिसके कारण इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया, डेल्टा वी अपॉन वी। इसको कहते हैं वल्क मॉडुलस। क्या कहते हैं? वल्क मॉडुलस। इसको वल्क मॉडुलस बोला जाता है। ये चीज सबको पता है ना? हाँ, जीटेक वाले मॉस के नोट्स हैं बस, तो वही आपको काम आ जाएंगे आगे तक। बहुत बढ़िया। चलिए समझ पा रहे हैं ये लोग? तो ये फॉर्मूला भी हो गया आपका, इसको याद रखिएगा। सीधा प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को वल्क मॉडुलस कहा जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है अपना बेटा लीनियर एंड लेटरल स्ट्रेन। लीनियर और लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा। मैं एक बॉडी बनाई आपके सामने, यस, ये एक, दो और 3, इसको मिला दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया? इस पर कोई एक फोर्स अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किया। पहली चीज तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये बॉडी आपकी प्रिज्मेटिक बॉडी है। कौन बताएगा प्रिज्मेटिक बॉडी क्या होती है? बेटा आप जब जेई की तैयारी करें ना, तो मेरी हार्दिक इच्छा आपके लिए सोम में खुद से पढ़ाऊं, सोम भी और हाइड्रोलिक्स भी। ठीक है, जेई के लिए जब तैयारी करें एक एक वर्ड आपको बताएंगे कौन सी चीज क्या होती है। प्रिज्मेटिक बॉडी जानते हैं आप लोग क्या होती है? प्रिज्मेटिक बॉडी बोलिए। प्रिज्मेटिक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें थ्रू आउट द लेंथ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है। मतलब सिलेंडर देखा है, बेलन, ये एक्चुअल में दिख रहा है आयताकार, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से होता है बच्चे। ये जो होता है ना बॉडी, ये कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसी बेलनाकार, यूं यूं इस प्रकार से ऐसे होती है बेटा ये बॉडी। किस तरह से? ऐसे बेलनाकार होती है। और इसमें जितनी जगह भी आप सर्किल बनाएंगे ना, सभी सर्किल, सभी जगह का डायमीटर सेम रहेगा। व्यास जो होगा हर जगह सेम देखने को मिलेगा सभी जगह। उस बॉडी को कहते हैं प्रिज्मेटिक बॉडी। ठीक है, तो ये एक प्रिज्मेटिक बॉडी है। इसकी चौड़ाई कोई नहीं बोलेगा, इसको डायमीटर यानी व्यास बोलेंगे। व्यास क्या बोलेंगे? ये इसका व्यास है, यहां से यहां तक का डाया डी। समझ पा रहे हैं? या मैं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर दूं, ये डी है, डी। और ये क्या है? ये इसकी लेंथ है एल। ठीक है, एल है, ये एल। ये चीज सभी को समझ आ रही है बेटा? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लंबाई है, ये व्यास है, व्यास।
यहां से यहां तक। अब आपने क्या किया, अब आपने इस पे लगा दिया, इस पे लगा दिया लोड, तो लोड के कारण क्या हुआ, इसकी लंबाई गई बढ़, इसकी लंबाई बढ़ गई इधर को यहां तक और इधर को यहां तक, ये लंबाई इसकी बढ़ गई कुछ इस प्रकार से। यानी आपने यहां देखा कि लंबाई यहां से यहां तक बढ़ गई जो कि डेल्टा एल है। अब चूंकि लंबाई बढ़ी है पदार्थ की, पदार्थ पतला हुआ होगा तो इसका जो व्यास है ना, व्यास भी कम हो गया, यहां तक व्यास कम हो गया, चेंज हो गया डायमीटर में, यहाँ चेंज हो गया डायमीटर, कितना आ गया डी माइनस डेल्टा डी, साइड का दोनों तरफ का डेल्टा डी कम हो गया, डाया कम हो गया, ठीक है। लेंथ बढ़ी, व्यास कम हुआ, कितना कम हुआ व्यास, इसमें डेल्टा डी चेंज आ गया, पहले डी था फिर डी में से डेल्टा डी घट गया, इतना बचा। सबको समझ आ रहा है ये चीज? हाँ, तो लेटरल स्ट्रेन और लीनियर क्या होती है, लीनियर, लीनियर मतलब रेखीय, एक रेखा में, तो एक सीधी रेखा में जो विकृति हो रही है। मैं लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला अगर आपके सामने लिखूं, लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन वही था जो आपने हुक्स लॉ में देखा था, जिसे आपने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसे कहते हैं लीनियर स्ट्रेन। वहीं मैं बात करूं लेटरल स्ट्रेन की, लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, लेटरल स्ट्रेन, मैं यहाँ पर ई के साथ में LAT लिख दे रहा हूं, समझ जाइए लेटरल की बात कर रहे हैं सर। लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, डेल्टा डी अपॉन में डी, यानी चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो बल की दिशा में जहां फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स की डायरेक्शन में ही चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसको कहते हैं लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। जबकि फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे बल लग रहा है इसके लंबवत, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, या अपनी भाषा में व्यास में परिवर्तन और वास्तविक व्यास के अनुपात को लेटरल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉइजन रेशियो। बहुत सिंपल, जो आपने पीछे पढ़ा है ना, ये जो पढ़ा है आपने, इन दोनों का रेशियो कर देते हैं। किस किस का? पॉइजन रेशियो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू से। किस किस का रेशियो होता है? ये लेटरल स्ट्रेन ऊपर लेते हैं, लेटरल मतलब पार्श्व, लेटरल मतलब पार्श्व, हिंदी में लिखा है इधर देख सकते हैं, लेटरल मतलब इधर रेखीय और पार्श्व विकृति, तो ऊपर आ जाएगा ये पार्श्व विकृति, लेटरल मतलब बेटा पार्श्व विकृति, नीचे आ जाएगा लीनियर, लीनियर स्ट्रेन, एक तरह का रिवीजन चल रहा है आप लोगों का ये लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। इन दोनों के अनुपात को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। बोलेंगे सर नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं? इसका एक रीजन है, रीजन कौन बताएगा क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि अगर हमने यहाँ पर ये पदार्थ है आपका कोई, ये कोई बॉडी है, ये कोई भी एक बॉडी है जिस पर आपने कोई लोड लगाया, जिस पर कोई लोड लगाया आपने, ये कोई लोड लगाया आपने इस पर, और इस लोड की वजह से क्या हुआ, इसकी लंबाई जो थी, इसकी जो लंबाई थी बच्चे, वो लंबाई बढ़ गई, इसकी लंबाई क्या हो गई, ये बढ़ गई, ठीक है। आपने देखा लंबाई इसकी बड़ी है, लंबाई डेल्टा एल इसकी बड़ी है ये वाली, जबकि जो व्यास है, व्यास है जो इसका, ये जो डायमीटर है, डायमीटर कम हो गया है, ठीक है। ये डी था, इधर डी माइनस डेल्टा डी, व्यास कम हुआ है, इसीलिए लंबाई बढ़ेगी तो व्यास कम होगा। आगे नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर लंबाई बढ़ेगी तो व्यास कम होगा, लंबाई कम होगी तो व्यास बढ़ेगा, एक दूसरे अपोजिट होंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आप क्या बोल देंगे, म्यू बराबर माइनस का साइन आता है, लेटरल स्ट्रेन जो कि डेल्टा डी अपॉन डी था, और अपॉन में लीनियर स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल है, इन दोनों का रेशियो होता है बेटा आपका पॉइजन रेशियो। ये चीज क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, इनको छोटे छोटे रूप में आप याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में आए तो सीधे लिखिएगा, पार्श्व विकृति और रेखीय विकृति के अनुपात को पॉइजन अनुपात कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया, डायग्राम बना देना, इस तरह लिख देना, ठीक है। PDF आपको दे देंगे, बाकी जो आपने मॉस के अंदर पढ़ा था ना, उसी को एज इट इज आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है जो हमने आपको पढ़ाया था।
आगे चलें, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए पॉइजन रेशियो के बाद क्या है, पॉइजन रेशियो के बाद रिलेशन है किसमें, इलास्टिक कांस्टेंट्स में। जो आपने इलास्टिक कांस्टेंट पढ़े हैं, अब यहाँ कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट है, 4 आएंगे, 4 कौन कौन से, पहला आपने ई पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सर, ई जिसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, जी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, के पढ़ा था, यस सर, और म्यू पढ़ा था। इन चारों में रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। ई क्या था, ई आपने पढ़ा था सिग्मा अपॉन स्मॉल ई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसको हम यहाँ कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये पढ़ा था आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, इसके बाद आपने जी पढ़ा था, जी क्या था, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ये पढ़ा था आपने। इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इनके तो हिंदी नाम पता है ना, टेक्निकल टर्म है, मैं बोल रहा हूं साथ में, फिर भी इसको कर्तन मापांक कहते हैं। इसके बाद के है, के क्या होता है बेटा, के में डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वल्क मॉडुलस, वल्क मॉडुलस, आयतन मापांक, आयतन मापांक, मैं बोल रहा हूं अंग्रेजी भाषा लिखते रहेंगे, वल्क मॉडुलस होता है ये। इसके अलावा म्यू का एक और सिंबल होता है, ये जो मैंने म्यू पढ़ाया है ना, इस म्यू का एक और सिंबल होता है, तो म्यू कह दो, या इसको 1/m कहते हैं, ठीक है, 1/m भी इसी को कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए म्यू होता है, म्यू आपने पढ़ा माइनस में लेटरल स्ट्रेन था, अपॉन में लीनियर स्ट्रेन था, ये आपने पढ़ा था जस्ट अभी। ये आपके पास 4 कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट, इन चारों में रिलेशन के फॉर्मूले एक एक करके मैं आपके सामने फॉर्मूलाज लिखूंगा, आप लोग बेटा याद रखिएगा, ठीक है। सभी फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखने हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे क्या क्या फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये जल्दी से बताइए क्या क्या फॉर्मूले हैं इन चारों के। पहला फॉर्मूला आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं, पहला मैं E बराबर लिख रहा हूं, E में 2G, आपको मैंने ट्रिक बताई थी, किसी को अगर याद हो तो ट्रिक बता दीजिए मुझे एक बार। मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको इसकी, E बराबर, अगर सिम की बात करें, पहले 2G सिम आई है, 2G के बाद 3G आया होगा, 3G के बाद 4G, ठीक है। तो 2G में हम क्या करेंगे, एक जोड़ते हैं, तब आपका 3 वाला आएगा, 3 वाला, लेकिन 3 के साथ के लिखेंगे, 3 के, ठीक है। तो याद रखते हैं 2G वाले में प्लस आता है, 3 के वाले में माइनस आता है, 3 के वाले में क्या था, माइनस, इतना याद रखना है। या 2G वाले में प्लस आएगा, 3 के वाले में माइनस, यानी 2G से कुछ आगे बढ़े तब आप 3 पर आए, ठीक। यहाँ पर आप केवल म्यू ऐड करते हैं, म्यू कह दो या 1/m कह दो, यहाँ पर माइनस करते हैं 2 म्यू, इतना सा आपको याद रखना है। ये 2 रिलेशन तो ये हो गए, एक E और G के बीच में रिलेशन हो गया, दूसरा E और K के बीच में रिलेशन हो गया, बाकी अगला रिलेशन इन दोनों से ही निकल आएगा। ये पहला रिलेशन है, ये दूसरा है, इन दोनों से तीसरा निकालना है जिसमें म्यू नहीं आना चाहिए। अगर म्यू को हटाना है तो यहां से निकाल के यहाँ म्यू की वैल्यू रख दो, मैं लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से म्यू की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे तो म्यू क्या आएगा निकल के, म्यू बराबर 2G को इधर ले गए, E/2G आ गया, ये E/2G माइनस में 1 हो गया, इसको पुट कर दो, पुट इक्वेशन सेकंड में, सेकंड इक्वेशन में रख दो, तो E बराबर क्या मिल जाएगा आपको, ये है 3K, ठीक है, 1 - 2 इंटू म्यू की जगह आ जाएगा E, या मैं इसको अगर सिंप्लीफाई कर दूं, इधर आया होगा E-2G और अपॉन में नीचे आया होगा 2G, इस तरह से। समझ पा रहे हैं बच्चे आप लोग, ये बताइए क्लियर है सभी को। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से आगे कर सकते हैं सिंप्लीफाई, आगे आप इसे बोलिए, यहाँ से आगे इसे सिंप्लीफाई करके E की वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो इसका फॉर्मूला आता है, ये मैंने बता दिया, इसको हटा के मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप कर लीजिएगा, इस तरह कर सकते हैं, मतलब आपको पहले और दूसरे इक्वेशन से और म्यू को गायब कर देना है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला, E बराबर जो आएगा निकल के आपका, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 9kg/3k + G, 9k इंटू में G अपॉन में 3k और प्लस में G, बस इन दोनों को सॉल्व करके म्यू हटाना है, तो आपको ये मिल जाएगा तीसरा। ये 3 रिलेशन है, इनको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होते हैं ये वाले, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। यहां तक क्लियर है, ठीक है। ये रिलेशंस हो गए।
आई होप सो शायद इतने ही टॉपिक थे इसमें, इतने ही टॉपिक थे इसमें, ठीक है। तो हमने लगभग सभी टॉपिक्स कवर कर लिए बहुत कम टाइम में। अच्छा, बच्चे ने, अमन कुमार ने रबर के लिए 0.5 पॉइजन रेशियो की वैल्यू भी बताइए, क्या बात है बच्चे। लिमिट होती है ना इसकी, एक तो 0 से 0.5 तक लेते हैं, और जहां हमारे रियो प्लास्टिक मटेरियल आते हैं उनमें -1 से 0.5 तक लेते हैं। वैल्यूज वगैरह सारी चीजें मैं आपको जेई के बैच में सोम में पढ़ा दूंगा, कोशिश करेंगे मैकेनिकल के बच्चों के लिए मॉस और हाइड्रोलिक्स जेई वाला जो बैच होगा ना वो फ्री कर देंगे। अगर सर ने और भी सब्जेक्ट्स कवर कराए तो पूरा कोर्स ही आपका स्टार्ट करवा देंगे। फिलहाल मेरी तरफ से आपके लिए जेई के लिए मैं 2 सब्जेक्ट आपको जरूर पढ़ाऊंगा, जिसमें एक आपका मॉस रहेगा, एक आपका हाइड्रोलिक्स रहेगा। ये मैं अपनी, मेरी इच्छा है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर से जीटेक पॉली के साथ जुड़े हुए हैं उनको जेई के 2 सब्जेक्ट में पढ़ाऊं, उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सोम भी आपको और हाइड्रोलिक्स भी जेई लेवल पे, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा। जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ना ये 10% समझे, आगे की चीजें इनकी डिटेलिंग वैल्यूज बहुत मजा आता है उनमें। 10% ज्यादा कम कह दिया, 50%, ठीक है। बहुत कुछ है आगे जो जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे। फिलहाल ये बताइए क्या आपका कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं, क्योंकि अब के बाद आप लंबे समय के बाद ही हमसे मिल पाएंगे, फिर आपके फैजल सर आएंगे आपके सामने जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है इस लेक्चर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन और ले आएंगे हम, क्योंकि जब ये टॉपिक हमने एक्सप्लेन किए हैं तो इन पर आधारित जो न्यूमेरिकल आपकी बुक में है एटलीस्ट बुक वाले क्वेश्चन तो मैं जरूर करा दूंगा, ठीक है। एक बात बताइए, जो बच्चे लाए हुए उनसे छोटा सा क्वेश्चन है, सोम पढ़ने के बाद ये जो मशीन डिजाइन है कितने बच्चों को आसान लगने लगा है? आपको विश्वास हो रहा है ना, सोम की बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली है। मेरे मुंह से बार बार सोम निकल रहा है, आप मॉस समझे, सिविल में सोम है ना इसलिए। तो मॉस की कितनी सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, बाकी आसान लग रहा है ना, सिर्फ डर सता रहा है तो टॉम का, है ना। ये मशीन डिजाइन तो सोम की वजह से आपका बहुत इजी हो गया। बहुत सारी चीजें सोम की है, एज इट इज सोम की चीजें हैं अभी तक। तो सोम से आपकी वाकई हेल्प हुई है ना, बोलिए सोम से हेल्प हुई है। एक लाइक तो बनता है आपको, जीटेक पॉली के लिए एक लाइक तो बनता है ना, आपको सोम इतने अच्छे से पढ़ाया गया था जिसके कारण आपका बहुत अच्छा हो गया है। हाँ, जो भी बच्चे बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कुमार, आप फर्स्ट सेम से जुड़े हैं। जो बच्चे भी फर्स्ट सेम से जुड़े हैं दिल से शुक्रिया, आप इस फैमिली को और भी आगे बढ़ा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे आपके लिए बहुत कुछ करते रहे। काफी मन था हमारा कि बच्चों के लिए क्लासेस रेगुलर की जाएं, इसलिए अभी मशीन डिजाइन स्टार्ट हुआ, कोशिश करेंगे सभी सब्जेक्ट्स हम 1 बाय 1 आपके सामने लाते रहें, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे टीम अपनी बिल्ट अप कर रहे हैं, क्योंकि टीम वर्क एक अच्छे लेवल पर हो सकता है, इंडिविजुअल अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर पाता। आप सबका सपोर्ट और प्यार इसी तरह बनाए रखना है आपको, ताकि हम आगे और भी बहुत कुछ कर पाए आपके लिए। तो कैसा लगा आज का लेक्चर आपको? एक कोशिश की मैंने एक ही लेक्चर में सब कुछ समझा दिया। नोट्स आपको बनाने तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहां से देख के आप बना लीजिएगा नोट्स, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना तो पूछ लीजिए बच्चे। कोशिश करेंगे कल का लेक्चर हम और ले लेंगे, कल कोशिश करना सब बच्चे लाइव आ जाना, सुबह न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है। और उसमें सॉल्व करके आप लोग आंसर देना। अच्छा चलो ठीक है संतोष, हम सर से बोलेंगे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे चीजों में, ठीक है। ओके। क्लास समझ आ गई सबको? इसका क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बच्चे पूछ लो, बाकी आप लोग कॉलेज चले जाएं फिर, और मेहनत करें, बहुत अच्छे से आपको मेहनत करनी है। आप हमें देख रहे हैं ना, 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था आप सबके सामने जब आप फर्स्ट ईयर में थे, अभी आप 5वें सेमेस्टर में आए हैं, 2 ही सेमेस्टर आपके बीते हैं, मतलब 2 ईयर यानी 2 साल लगभग बीत गए आपके, मुश्किल से 1.5-2 साल में, और अभी हम 50K के बहुत नियर हैं। तो ये सब आपका सपोर्ट है और हमारी मेहनत है। तो इसी तरह से आपको भी बहुत मेहनत करनी है। मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, आप छोटी छोटी चीजों से इंस्पायर हुआ करें, ठीक है। कि आपके सामने कोई इंसान बहुत 0 लेवल से शुरू होकर के आगे बढ़ रहा है, तो आपको भी बहुत मेहनत करके आगे जाना है, उसमें हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा आपके लिए। हमने नंबर भी अपना दे रखा है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जो भी आपको क्वायरी हो, कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमसे पर्सनली आप इंटरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम में जब हमारा जेई का बैच लॉन्च होगा ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो सबके लिए कॉमन होती हैं, चाहे सिविल के बच्चे हो, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, तो उनकी शॉर्ट वीडियो जो आपको यूट्यूब पर लाते रहा करेंगे बीच बीच में, तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, आज कॉलेज की छुट्टी है गंगा स्नान की, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा?
नहीं बच्चे, हमने छोड़ा नहीं है संतोष कुमार आपको, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ा, बस कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे क्योंकि हमने सिविल से पढ़ाई की, मजबूरी थी, दोनों से करनी चाहिए थी हमें, इसीलिए हमें मैकेनिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं आते थे, पूरा मशीन डिजाइन भी हमको नहीं आता है, इसलिए सर पढ़ा रहे हैं आपको। जो टॉपिक समय आते हैं हम कोशिश करेंगे सर से बात कर लेंगे, बीच बीच में आपके बीच आते रहेंगे, ठीक है। अप्लाइड मैकेनिक्स थर्ड सेम की पढ़ाई कब से होगी? मैकेनिक्स तो कंप्लीट हो गया है। चलिए तो ठीक है बच्चों, और किसी को कुछ पूछना है? क्लास को ऑफ करें। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही रखते हैं, अब हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।